एक आदमी जो बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी सोच ने पूरे इराक को हिलाकर रख दिया। एक नाम जिसे कुछ लोगों ने तानाशाह कहा तो कुछ ने हीरो समझा। और आज भी उस नाम को सुनते ही मिडिल ईस्ट की जमीन कांप जाती है। सद्दाम हुसैन। Saddam Hussein was a bad guy. أعطيني مجال لا أستطيع عن نفسي. اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربعه. सन 1979 से लेकर 2003 तक सद्दाम हुसैन ने इराक पर ऐसा कड़ा शासन किया जो सिर्फ राजनीति नहीं था दोस्तों, लोगों के दिमाग पर भी असर डालता था। लेकिन सवाल उठता है, एक इंसान तक इतनी ताकत कैसे पहुंचा, और जब पहुंचा तो उसने उस ताकत का क्या किया। عيش الشعب كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة. इराक एक ऐसी जमीन जहां तेल की नदियां बहती है, जहां शिया सुन्नी झगड़े हमेशा आग की तरह चलते रहते और जहां एक नेता की जिद से पूरे देश की किस्मत बदल सकती है। सद्दाम हुसैन ने सिर्फ एक मुल्क नहीं चलाया, उसने इराक को अपने हिसाब से दोबारा गढ़ा। बाथ पार्टी की सोच के नाम पर ऐसा सिस्टम बनाया जहां कोई कुछ गलत बोल दे तो उसकी जिंदगी खत्म समझो। क्या आप ये बात को सोच सकते हैं? एक ऐसी दुनिया जहां अगर आपने कोई गलत बात बोल दी तो पूरी फैमिली गायब हो जाती थी। सद्दाम का राज सिर्फ तानाशाही नहीं था दोस्तों, लोगों के दिमाग पर भी डर का एक ऐसा असर डालता था कि लोग अपने ही साये से डरने लगते थे। इस वीडियो में हम उस समय की परतें खोलेंगे, देखेंगे कि सद्दाम हुसैन सत्ता की सीढ़ियां कैसे चढ़ा, उसने अपने ही नजदीकी लोगों को हटाया और कैसे वो मिडिल ईस्ट की राजनीति में ऐसा नाम बना दिया जिसे हटाने के लिए पूरी दुनिया को साथ आना पड़ा। ये कहानी सिर्फ सद्दाम की नहीं है दोस्तों, ये इराक की है, उसके लोगों की है, उस दर्द की है जो सेंसरशिप के पीछे छुपा रहा, और उस असर का भी जो सद्दाम की मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, एक ऐसे सफर की शुरुआत जहां हर मोड़ पर सवाल है, हर भाग में डर है, हर एक जवाब में नई सोच को जन्म देती है। क्या सद्दाम वाकई सिर्फ एक तानाशाह था, या उसके पीछे कुछ ऐसा भी जिसे समझना बहुत जरूरी है। आइए इतिहास को नए नजरिए से देखेंगे, सिर्फ किताबों की तरह नहीं, बल्कि जैसे कोई जिंदा कहानी सामने। एक ऐसा इंसान जो इराक के तिकरित नाम के छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उसके दिल में एक सपना था, ताकत का, हुकूमत का और पूरी दुनिया को झुकाने का। और वो सपना सद्दाम हुसैन ने सच में पूरा कर दिखाया। लेकिन क्या आप ये बात को जानते हैं, सत्ता तक का उसका ये जो सफर रहा बिल्कुल सीधा नहीं था। ये एक शतरंज की तरह था जहां हर चाल धोखे और खून से लिखी हुई थी। आइए जानते हैं कैसे सद्दाम हुसैन ने पूरे 24 साल इराक पर ऐसा राज किया कि ना कोई उनकी आंखों में आंखें डाल सकता था और ना ही कोई उनके खिलाफ आवाज उठा सकता था। 28 अप्रैल 1937 एक आम दिन था, लेकिन उस दिन एक खास नाम पैदा हुआ, सद्दाम हुसैन। वो अल अजवा नाम के गांव में पैदा हुआ जो तिकरित शहर के पास है। गरीबी, अकेलापन और दर्द, यही उसका बचपन था और यही सब उसे हुक्मरान बनने की तरफ ले गया। 1957 में सद्दाम हुसैन सिर्फ 20 साल का था जब उसने बाथ पार्टी ज्वाइन, एक पार्टी जो अरब एकता, समाजवाद और राष्ट्रवाद की बात करती है। उस समय पूरा मिडिल ईस्ट बदलाव से गुजर रहा था, अंग्रेज और फ्रांसीसी शासन टूट रहे थे, हर जगह तख्ता पलट हो रहा था। उसी उथल पुथल में सद्दाम हुसैन ने अपना पहला बड़ा कदम उठाया। 1959 सद्दाम हुसैन ने इराक के प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम की हत्या की कोशिश की। ये एक आरोप था, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। वो हार गया, लेकिन उस कोशिश ने उसका एक नाम बना दिया। अब वो बाथ पार्टी में एक उभरता हुआ सितारा बन गया था। जब हत्या की कोशिश फेल हो गई तो सद्दाम हुसैन को इराक से भागना पड़ा और वो मिस्र चला गया। वही मिस्र जो उसने रणनीति और राजनीति के नए तरीके से 1963 में बाथ पार्टी फिर से सत्ता में आई। वो सद्दाम के लिए नए रास्ते खुलने लगे। 1968 इराक का इतिहास बदल गया।
बाद पार्टी ने फिर से तख्ता पलट किया, जिसे 27 जुलाई क्रांति कहा गया। अहमद हसन अल बकर राष्ट्रपति और उनके साथ थे सद्दाम, जो उपराष्ट्रपति बनाए गए। फिर आया 1979, जब सद्दाम हुसैन ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने अल बकर से इस्तीफा दिलवाया और फिर अपने सभी विरोधियों की सफाई शुरू कर दी। टीवी पर सद्दाम ने खुद नाम पढ़े और कुछ ही दिनों में हर दुश्मन या तो मारा गया या फिर गायब कर दिया गया। सद्दामिस्ट विचारधारा और कंट्रोल। सद्दाम का शासन कोई आम तानाशाही नहीं था दोस्तों, वो एक पूरी सोच थी जिसे लोग सद्दामिस्ट कहते थे। सद्दाम ने खुद को एक नए जमाने के सलाहुद्दीन की तरह पेश किया, एक ऐसा नेता जो अरबों की खोई हुई शासन वापस लाना चाहता था। शुरुआत में वो खुद को सेक्युलर यानी धर्म से अलग बताता था, लेकिन 1993 फेथ कैंपेन के बाद उसने इस्लामी चीजें भी जोड़ना शुरू कर दी, जैसे इराक के झंडे पर अल्लाहु अकबर लिखवाना, नई मस्जिदें बनवाना। ये सब दिखाता था कि वो विरोधियों को धर्म के नाम पर भी शांत करना चाहता था। सद्दाम ने सिर्फ अपनी सोच से नहीं बल्कि डर से भी राज किया। सद्दाम की सीक्रेट पुलिस, इसने ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जहां हर फोन कॉल रिकॉर्ड होती थी, हर बात पर रिपोर्ट बनती थी। जो सद्दाम का विरोध करता उसका अंजाम था टॉर्चर या फिर गायब हो जाना। ये भी एक आरोप था दोस्तों। रिपब्लिकन गार्ड सद्दाम की सबसे ताकतवर फौज। 1991 में जब शिया और कुर्दों ने बगावत की तो इन्हीं सैनिकों ने सब कुछ कुचल दिया। कोई रहम नहीं, सिर्फ ताकत और गली में सद्दाम की पोस्टर, हर स्कूल में उसकी तस्वीर। 1995 के चुनावों में उसे मिले 19.96% वोट और 2002 में पूरे 100%। क्या सद्दाम सिर्फ जालिम था? नहीं, उनकी कहानी और भी गहरी है। 1972 सद्दाम हुसैन ने इराक की तेल कंपनी को नेशनलाइज कर दिया और इराक को मिली ढेर सारी कमाई। इस पैसों से सद्दाम हुसैन ने हेल्थ और एजुकेशन में भारी खर्च किया, फ्री इलाज, फ्री पढ़ाई। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया जब मुस्लिम दुनिया में इराक में सबसे ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी। 70% फार्मासिस्ट महिलाएं थी, 29% डॉक्टर महिलाएं थी। लेकिन ये सब कुछ तब तक ही था जब तक युद्ध और भ्रष्टाचार ने सब बर्बाद नहीं कर दिया। अब बात करते हैं सद्दाम हुसैन के सबसे विवादित पहलू, WMDs यानी मास डिस्ट्रक्शन वाले हथियार। ईरान इराक युद्ध में उसने केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया, अनफाल अभियान में भी। लेकिन जब 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो कोई भी WMD नहीं मिला। तो सवाल ये है, क्या सद्दाम झूठ बोल रहा था या फिर वो सिर्फ ईरान को डराना चाहता था? कुछ आम भ्रमतियां। सारे लोग सद्दाम हुसैन से नफरत करते थे। कई सुन्नी और राष्ट्रवादी लोग उसे पसंद भी करते थे क्योंकि वो पश्चिम के खिलाफ खड़ा था। एक और बात कही जाती है, वो अमेरिका का पिट्ठू था। इसका जवाब है कभी हाँ कभी ना। 1980 के दशक में अमेरिका ने उसे ईरान के खिलाफ समर्थन किया, लेकिन 1990 में जब उसने कुवैत पर हमला किया, वहीं अमेरिका उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। एक दिलचस्प बात जानते हैं आप? सद्दाम ने एक बृहद कुरान बनाई जिसमें कुरान की आयतें उसके खुद के खून से लिखी हुई थी। इसे लिखवाने में पूरे 27 लीटर खून लगा था और 1980 में अमेरिका के शहर डेट्रॉइट ने उसे सिटी की चाबी भी दी थी क्योंकि उसने वहां के चर्च को डोनेशन किया था। सोचिए, एक इंसान जिसे कभी वेस्ट ने गले लगाया और बाद में दुनिया की सबसे बड़ी जंग उसी को हटाने के लिए लड़ी गई। ताकत के खेल में कोई नेता अकेला नहीं चलता, उसके साथ होते हैं कुछ ऐसे लोग जो उसके लिए जान भी दे सकते हैं और कुछ ऐसे जो उसके रास्ते में आते हैं वो कुचल दिए जाते हैं। सद्दाम का भी यही सच था। वो एक चालाक दिमाग वाला नेता था, लेकिन उसका राज सिर्फ उनकी चालों से नहीं चला बल्कि उसके वफादारों की वफादारी और लोगों के डर से चला। आइए मिलते हैं उन सायों से जो तख्त के पीछे खड़े थे। पहला नाम अली हसन अल मजीद, सद्दाम का कजीन और उसका सबसे क्रूर साथी था। लोगों ने उसे केमिकल अली कहा क्योंकि 1986 से 1989 तक उसने अनफाल कैंपेन चलाई। एक ऐसा नरसंहार जिसे 50,000 से लेकर 1 लाख तक कुर्द लोगों को मार दिया गया, यह आरोप लगा। 1988 हलाबजा शहर पर केमिकल गैस गिराई गई। 5,000 लोग उसी वक्त मारे गए और 10,000 से ज्यादा लोग जिंदा तो थे लेकिन जिंदगी से बदतर हालत। अब बात करते हैं तारिक अजीज, वो सद्दाम का राजनयिक चेहरा। जब दुनिया सद्दाम को तानाशाह कहती थी
तो यही तारिक अजीज यूनाइटेड नेशन में जाकर इराक का पक्ष रखता था। उसने एक बार खुलेआम कहा, हाँ, हमने इराक पर युद्ध का केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया। अब आते हैं सद्दाम हुसैन के बेटों पर, उदय और कुसै हुसैन। उदय बड़ा बेटा, मीडिया और खास फौज फिदाई सद्दाम हुसैन को चाहता था। यह ग्रुप सद्दाम हुसैन के लिए जान भी दे सकता था और जान भी ले सकता था। उदय को लोग मनोवैज्ञानिक रूप से अस्थिर और क्रूर कहते थे। कुसै छोटा बेटा, रिपब्लिकन गार्ड और स्पेशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का इंचार्ज था। जब भी सद्दाम हुसैन को अपनी सुरक्षा की बात करनी पड़ती थी या करनी होती थी तो कुसै पर ही भरोसा करता था। लेकिन 2003 में मौसूल के एक घर में दोनों बेटों को अमेरिका फौज ने मार दिया और एक और शख्स इज्जत इब्राहिम अल दौरी, बाथ पार्टी के विचारक और सद्दाम का करीबी। सद्दाम के बाद उसने गुप्त तरीके से विरोध जारी रखा। आखिरी बार 2015 में देखा गया। उसकी मौत की खबरें सामने आई लेकिन कभी पक्की नहीं हुई। अब एक और नाम सामने आता है, बर्जन इब्राहिम अल तरीकी, सद्दाम हुसैन का सौतेले। ये था मुखाबरात यानी सीक्रेट पुलिस का प्रमुख। सबसे पहले कुर्द, इराक की 15 से 20% आबादी, लेकिन कभी बराबरी का हक उनको नहीं मिला। अनफाल कैंपेन में 1,82,000 कुर्द मारे गए। हजारों परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। उनकी जमीनें छीन ली गई। अरबीजेशन नीति लागू की गई। फिर आते हैं शिया मुस्लिम। हालांकि ये इराक की 60% आबादी, लेकिन सद्दाम हुसैन की सत्ता में हमेशा दबे कुचले रहे। 1991 में गल्फ वार के बाद जब उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो सद्दाम हुसैन ने उनकी मार्सलैंड खुदाई और करीब 2 लाख मार्श अरब को खत्म कर दिया। ये सिर्फ दबाना नहीं था, ये एक पैगाम था, मैं ही इराक हूं। असीरियंस, तुर्कमेन और बाकी छोटी जातियां और धार्मिक समुदाय भी सद्दाम की सजाओं से बच नहीं पाए। सिर्फ सुन्नी अरब इलाइट सद्दाम की सत्ता के केंद्र में थे। वही सरकार में, वही सुरक्षित और वही सद्दाम के वफादार माने जाते हैं। आप सोच रहे होंगे क्या सद्दाम हुसैन ने ये सब कुछ अकेले किया? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। कई बाहरी ताकतें भी थी जिन्होंने कभी उसका साथ दिया तो कभी उसे मिटाने की कोशिश की। आइए जानते हैं कौन उसके दोस्त थे और कौन उसके दुश्मन। यूनाइटेड स्टेट 1980 के दशक में सद्दाम हुसैन का साथ दिया। ईरान के खिलाफ उसे इंटेलिजेंस, हथियार और पैसा दिया गया। लेकिन जैसे ही 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया, अमेरिका उसका दुश्मन बन गया और फिर 2003 में वही अमेरिका सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने चला आया। सोवियत यूनियन। कोल्ड वार के दौरान सद्दाम हुसैन का सबसे बड़ा हथियार सप्लाई $16.8 बिलियन के हथियारों के सौदे से एक तरफ अमेरिका मदद करता था तो दूसरी तरफ सोवियत संघ। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये एक प्रॉक्सी वार थी। गल्फ स्टेट, ईरान इराक वार के दौरान सद्दाम हुसैन को आर्थिक मदद, लेकिन अब उसने कुवैत पर हमला किया तो वही देश उसके खिलाफ हुआ। ईरान सद्दाम हुसैन का सबसे बड़ा क्षेत्रीय दुश्मन। 1980 से लेकर 1988 तक 8 साल की भीषण जंग, लाखों लोग मारे गए और दुश्मनी की दीवार और ऊंची हो गई। और इजराइल सद्दाम के प्रचार में ये सबसे बड़ा दुश्मन बताया जाता था। टीवी, भाषणों और मीडिया में सद्दाम हुसैन ने इजराइल को आम दुश्मन बताया, लेकिन जमीनी हकीकत में सीधी जंग बहुत कम थी। अब सवाल ये है, क्या सद्दाम हुसैन ने इराक को जोड़ने की कोशिश की या जानबूझकर बांटकर राजनीति? डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की पुरानी रणनीति। सद्दाम हुसैन ने भी इसे अपनाया। जाति, धर्म, भाषा, नस्ल, हर पहचान को हथियार बना दिया ताकि कोई एकजुट ना हो सके, कोई उसके खिलाफ ना उठ सके। इस डॉक्यूमेंट्री में यही था। वीडियो को शेयर करें। आपकी जो राय है कमेंट में जरूर बताएं।